नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण रहा, जो राज्य के मुख्यमंत्री की राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा पर प्रकाश डालता है। कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं, तो माता जी हमें 8 बजे निकलना था। वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए। तो कुछ नहीं दिख रहा था, सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया, तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया, तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है, तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहां से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि
उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 2 बार 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान देने और धार्मिक पर्यटन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिक सुविधाओं से युक्त संपूर्ण मंदिर माला सर्किट तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक नया अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 धाम और अन्य प्रमुख श्रद्धा स्थलों पर पुनर्निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिनमें पौराणिक पहचान और परंपरा को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ 4 धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, और एक पूरा सर्किट बना के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने की बढ़ती कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 वर्षों में बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत तमाम डेमोग्राफिक रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। उत्तराखंड के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन की ओर से आयोजित उद्भव 2025 कार्यक्रम का बीते कल भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण और दीप प्रज्वलित के साथ ही की गई। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य की पहली एआई पॉलिसी
सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और कहा कि आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आने वाले सालों में एआई का व्यापक विस्तार होगा और इसके माध्यम से हर प्रकार की जटिल समस्या का समाधान संभव है। आज अत्यंत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर उत्तराखंड का एआई मिशन 2025 को लॉन्च किया है। पूरे बहुत ही एक तरतीबवार तरीके से एआई मिशन को फॉर्म किया गया था। मिशन की पॉलिसी बनाई गई थी और न जाने कितनी चर्चाएं इसके ऊपर में हुई। इसके अलावा हैकाथॉन, एप्लीकेशन और एआई के इलाके के अंदर में बहुत कंपटीशन भी किए। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उनको सम्मान किया, उस आइडियाज को आज सम्मान दिया जिन्होंने हमारी चुनौतियों के सॉल्यूशन को एआई तरीके से एक सफलता दी है। इसके अलावा 25 संस्थाओं ने इसके अंदर में हिस्सा लिया था। उनमें से 5 संस्थाओं को उनके प्रोजेक्ट्स को भी सुना कि किस प्रकार उन्होंने हमारे शासन, प्रशासन और गवर्नेंस के तरीकों के और जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी अगस्त के महीने में उत्तराखंड एआई मिशन लॉन्च की, तो आज हम लोगों ने पॉलिसी उसका लॉन्च किया है। और ये पॉलिसी में अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, एकेडमी के लोग और इंडस्ट्री के लोग ये इसमें अपने व्यूज दें, अपने सुझाव दें, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग फाइनल पॉलिसी लेके आएंगे। साथ ही आज हम लोगों ने डेटा शेयरिंग की भी पॉलिसी आज लॉन्च की है और उस पर भी उनके व्यूज चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं एआई के इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए और इसको किस तरह से हम डेवलपेबल करा सकते हैं इसके संबंध में उस पॉलिसी में बताया गया है। सो आई एम होपफुल कि आगे के दिनों में हम और अच्छा काम कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में न्यू मेट्रो को मंजूरी दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया है कि मेट्रो का काम कब तक शुरू होगा और कब खत्म होगा। वर्षों से शहर में मेट्रो तो कभी न्यू मेट्रो की चर्चा होती रहती है, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ नहीं दिखा है, जबकि मेट्रो के नाम पर करोड़ों रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। राजधानी देहरादून वासियों को सरकार मेट्रो का सपना वर्षों से दिखा रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और अब एक बार फिर इसकी चर्चा तेज है। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में न्यू मेट्रो सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मेट्रो का जिक्र इससे पहले भी किया गया था, यहाँ तक कि इसे लेकर ड्रोन सर्वे भी किया गया था, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब कैबिनेट ने इसे लेकर सहमति दी है। उम्मीद है कि इस बार तेजी से इस पर काम किया जाएगा। मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुछ सुझाव और परामर्श दिए गए हैं। मेट्रो नियो जो यहाँ की प्रोजेक्ट बन रहा था उनको उसमें समाहित करने के लिए सहमति दी गई। मेट्रो नहीं, नियो, ये नियो मेट्रो परियोजना। सामान्य मेट्रो के मुकाबले मेट्रो नियो को बनाने में काफी कम खर्च आता है। अभी एक एलिवेटेड मेट्रो को बनाने में प्रति किलोमीटर का खर्च 300 से 350 करोड़ रुपए आता है, जबकि अंडरग्राउंड में यही लागत 600 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि मेट्रो नियो या मेट्रो लाइट के लिए 200 करोड़ तक का ही खर्च आता है। अगर नियो मेट्रो का काम होता है तो यात्रियों को सस्ते सफर की सौगात भी मिलेगी। इसके लिए सड़क से अलग एक डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार कर इसका संचालन किया जा सकता है। देखिए, विशेषकर हमारे उत्तराखंड में जो है वो पर्यावरण के लिए एक पर्याय माना जाता है कि उत्तराखंड में पर्यावरण बचा हुआ है, तो उसको और भी अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए मेट्रो होना आवश्यक है। विशेषकर शहरों में जिस तरह से देहरादून में पॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए मेट्रो एक जनता के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि जिस तरह से जाम लग रहा है उससे बचने के लिए बहुत कारगर साबित होगा मेट्रो की योजना। मेट्रो नियो सिस्टम रेल गाइडेड सिस्टम है, जिसमें रबड़ के टायर वाली इलेक्ट्रिक कोच होते हैं। इसके कोच स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। बिजली जाने पर ये ट्रेन 20 किलोमीटर तक चल सकती है, इतना पावर बैकअप होता है। सामान्य सड़क के किनारों पर फेंसिंग करके या दीवार बनाकर इसका ट्रैक तैयार किया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जिसमें टिकट का सिस्टम QR कोड या सामान्य मोबिलिटी कार्ड से होता है।
इसके ट्रैक की चौड़ाई 8 मीटर होती है। जहां रुकेगी वहां 1.1 मीटर का साइड प्लेटफॉर्म होगा। देखिए, कभी सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पे जनता को छलने का कार्य करती है और जो मेट्रो की बात आज कैबिनेट में उन्होंने रखी है, मुझे लगता है 2 साल पहले से ही ये शगुफा जो है जनता को दिया जा रहा है, जब से सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण का जो कार्य है वो चल रहा है। तो अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि 2 साल पहले से आप कह रहे हैं कि हमने मैप भी तैयार कर लिया है, मेट्रो यहाँ से गुजरेगी, वहां से गुजरेगी, और आज आप प्रस्ताव जो है उसको समक्ष रख रहे हैं कैबिनेट के। तो ये दर्शा रहा है कि जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव करने के लिए जो शहर का है उसको किसी भी तरीके से उसके लिए सीरियस नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए, मेट्रो 2 साल हो जाते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है, ना कोई अंडरपास बनता है, ना कोई ओवरब्रिज बनता है, और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की वजह से आम जनमानस परेशान है, सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। और अगर मेट्रो का प्रस्ताव अब आया है तो अब इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून की तेजी से बढ़ती आबादी में नियो मेट्रो की जरूरत तो है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 से ही मेट्रो और 2021 से ही नियो मेट्रो की चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच सच तो यह है कि शहर जाम से करहा रहा है। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जाम की समस्या नहीं है। गाड़ियों और तेजी से बढ़ती आबादी के बीच कई सवाल हैं। कभी एलिवेटेड रोड की चर्चा कर जाम से मुक्ति की बात होती है, तो कभी मेट्रो की चर्चा होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। 2017 से सत्ता में बीजेपी दावा करती है और विपक्ष सवाल उठाता है, और इस बीच जनता उम्मीद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का कोई बड़ा हो या छोटा नेता भी राम मंदिर समारोह में नहीं पहुंचा। इसी पर उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रकरण याद करके देखिए, जब उन्होंने 600 साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी, उस समय भी कांग्रेस की थी। कट्टर कांग्रेसी है, वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी, और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ हमारा सनातनी भाई है, वो भी इस साजिश को आज तक नहीं समझ पाया कि भगवान राम से और सनातन से, हमारी सनातन की एक शाखा को बांटकर कांग्रेस ने किस तरह से एक साजिश के तहत अलग कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी। देहरादून में संविधान दिवस के अवसर पर कई शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ, जिसमें कॉलेजों और स्कूलों के छात्र शामिल हुए। वहीं राष्ट्रगीत के गायन को मौलाना और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी का भी वंदन करना इस्लाम के खिलाफ है। तो हम तो मुफ्ती हैं, हम तो शरीयत की बात बताएंगे। हम इस मुल्क के बाशिंदे, हमारे मुल्क हमारे बड़े इस मुल्क में रहते थे, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी ज़मीनें हैं यहाँ, और हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, और हम इस मुल्क का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसे प्यार करते हैं। विश्व गुरु बनाने में हमारा योगदान है। रात दिन हम इसमें तरक्की की राह पर भाग दौड़ कर रहे हैं। रहा वंदे मातरम का मसला, तो वंदे मातरम ये सरकार जो है, इसको सरकार को थ्रो बनानी चाहिए, चूँकि इस मुल्क में नित नई किस्म की अक़वाम, बिरादरियाँ, कबीले रहते हैं, और उनकी अपनी अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी अपनी रिवायतें हैं, उनके अपने अपने अक़ीदे हैं, उनकी अपने अपने मज़हब हैं। राव अम्बेडकर साहब, भीम साहब ने इस संविधान लिखा और सबकी उस पर सहमति ली।
बड़े बड़े, अब से तो ये मानना चाहिए हम लोगों को कि वो जो हमारे बड़े थे वो हमसे ज़्यादा दानिश्वर थे। हर दिन गिरावट का दिन है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमारे पास न इल्म है, न समझ है, न जज्बात हैं। उनको लोगों को बड़े लोग थे, गांधी जी बड़े लोग थे, मौलाना सैयद हुसैन मदनी बड़े लोग थे, रहमतुल्लाह बड़े लोग थे, फजल हक खैराबादी बड़े लोग थे हैं। और जो हमारे जितने भी ये जो है शहीद हुए हैं हिंदू और मुसलमान, ये बड़े दानिश्वर लोग थे, साहिब इल्म लोग थे। इन्होंने अगर ये पहले से हिंदुस्तान के आज़ाद होते ये अच्छा समझते, ये लाजिम समझते तो उन्होंने तभी कंपलसरी कर देना चाहिए था। मगर उन्होंने हिंदुस्तान में आर्टिकल में बात लिखी कि यहाँ हम सारी बरादरियों का एहतराम करें। देखिए भाई, इस्लाम के अंदर ये है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। इस्लाम के अलावा जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी एक गॉड की इबादत करनी है। और जो और भी मज़हब हैं, जैसे बुद्धिज़्म है, उसके अंदर भी एक जो हमारे बुद्धिस्ट हैं, उनकी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लॉर्ड बुद्धा की इबादत करते हैं। इसी तरह से जो सिख हैं वो भी एक अकाल को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं। और सारे जो भी हमारे जैनिज़्म है उसके अंदर भी महावीर की ही इबादत की जाती है। हिंदुज़्म के अंदर बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनकी इबादत की जाती है। इस्लाम जो है वो एक अल्लाह की इबादत के लिए कहता है और वो ईमान है। तो ये जो एक कोशिश की जा रही है कि वंदे मातरम जो है वो सिर्फ ये है कि भारत माता को उन्होंने तस्वुर किया है कि दुर्गा देवी, और उसकी वंदना करने के लिए ये गायन किया जा रहा है। तो ये इस्लाम का जो एक बेसिक जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। तो उससे उसके साथ में जाहिर है ये मिलता नहीं है, ये और दूसरों के साथ भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी, अब जहाँ तक इसका है कि हम ही एतराज़ कर रहे हैं, हम नहीं एतराज़ कर रहे, जो भी एक और दूसरे खुदा को मानने वाले हैं वो भी ये कहेंगे कि भाई हम खुदा की इबादत करते हैं, दूसरे की नहीं। अल्मोड़ा में रेफरल मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें अस्पतालों के सभी रेफरल मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा स्थितियों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और रेफर मरीजों का अपडेट अनिवार्य रूप से लिया जाए। 108 एम्बुलेंस सेवा और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय के साथ जच्चा बच्चा मामलों का व्यवस्थित डेटा रखने पर जोर दिया जाए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1 से 23 नवंबर तक रेफरल प्रतिशत ओपीडी के सापेक्ष 1% से भी कम रहा। पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफर हुए थे तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था। बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने ये बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफ़र करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफ़र हुए थे, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने रेशियो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी उनको सुपर स्पेशलिटी के जो केसेस थे वो रेफ़र हुए थे। तो टर्चरी केयर में आप देख सकते हैं कि बेस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दूसरा हमने ये देखा गया कि 108 जो एम्बुलेंसेज रहती हैं उनको कैसे हम लोग प्रॉपर और इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग करा सकें, उसके लिए भी CMO, CMS और इन सब से अभी समन्वय के लिए एक मीटिंग रखी है 108 की। तो कल ये लोग CMO साहब अपने लेवल पे 108 की मीटिंग एक ले लेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा जैसे कोई पेशेंट अगर उसे डायरेक्टली बेस आना है तो वो क्या मानक बनाए जाएँ कि उसको रानीखेत ना जाना पड़े, डायरेक्टली हम बेस भेज सकें, ताकि जो भी केयर है उनकी टाइमली हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।